हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ 3 + √3 मल्टीप्लाई में 2 + √2। तो सबसे फर्स्ट देखिए यहाँ पे 3 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6, प्लस में 3 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3√2। फिर √3 की मल्टीप्लाई जब आप 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3, और लास्ट √3 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो ये आ जाएगा √6। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसको आगे हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेशनल नंबर। तो इनमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तो जिसको हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होता है, लेकिन नॉट रेशनल नंबर का मतलब होता है इरेशनल नंबर, जिसको हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसमें जो √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम जो इसकी कंप्लीट वैल्यू नहीं निकाल सकते। और लास्ट में यहाँ पे जो डी में जो है √16 यानी कि -16 दिया गया है, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको 16 आपको ये दिख रहा होगा 16 से 3/4 है, लेकिन ये बाई मिस्टेक लिखा गया है। ये क्या आ जाएगा, 16 की पावर 3/4। इस तरीके से जो इसको लिखेंगे तो 16 होता है 2 की पावर 4, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3/4। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 4 मल्टीप्लाई में 3/4, 4 से 4 कटेगा तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो इसमें जो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो 1 में √5 प्लस में √2। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे, और साइन चेंज करके इसको डिवाइड। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो ये तो सेम ही रहेगा, √5 माइनस में √2। लेकिन नीचे एक फार्मूला बन जाएगा a + b a - b। तो √5 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर। तो ऊपर यहाँ पे मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, √5 माइनस में √2। नीचे यहाँ पे देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 - 2 बचेगा नीचे। तो 5 - 2 आपको पता होगा कितने होते हैं, 3। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, √5 माइनस में √2, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द टाइप ऑफ द पोलिनोमियल, ये किस टाइप का पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे 2 टर्म दी गई है, t² और एक माइनस में 4। तो जिसमें 2 टर्म होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ, यहाँ पे एक पोलिनोमियल दिया गया है 5x की पावर 3 + 4x² + 7x। तो डिग्री बोलते हैं हाईएस्ट पावर को। तो इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल की देखनी है आपको। अगर बाई चांस यहाँ पे 4 की पावर 4 होता तो यहाँ पे 4 नहीं देखना आपको हाईएस्ट पावर देखनी है वेरिएबल की। तो वेरिएबल x है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 99 की पावर यहाँ पे 3 है, तो आपको जो है 99 की 3 बार भी गुणा कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 - 1 का जो है 1 की पावर 3। तो इसका यहाँ पे a - b का क्यूब निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन नहीं पूछा है, इसने डायरेक्ट आपसे आंसर पूछा है कि 99 की पावर 3 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 99 को 3 बार गुणा करना है। जब आप 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा इसका राइट आंसर 97,0299, यानी कि 9,70,299। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फैक्टर करने हैं आपको। तो यहाँ पे एक फार्मूला बनेगा, आपको ध्यान से याद रखना है, यानी कि a³ - b³ का फार्मूला बनेगा। और ये क्या होता है, a - b इंटू a² प्लस में b² प्लस में ab। पहले भी जो है देखिए इसमें यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आएगा, ये सभी किसके आएंगे, प्लस के। तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 4m की पावर 3, और 343 को लिख सकता हूँ 7n की पावर 3। तो ये बन जाएगा a - b का क्यूब, यानी a³ - b³। तो यह आ जाएगा a - b यानी कि 4m - में 7n इंटू a² यानी कि 4m का स्क्वायर, तो 16m² प्लस में b² 7n का स्क्वायर 49n² प्लस में a × b। तो 7m की और 4m की जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 28mn। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसके फैक्टर बनेंगे। ठीक है, 4m - में 7n मल्टीप्लाई में 16m² प्लस में 49n² प्लस में 28mn। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको x - 1 जो इसका फैक्टर दे रखा है। तो अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब जो x = 1 है ये क्या हो जाएगा, इसका 0 यानी कि सॉल्यूशन। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे जो भी x दे रखा है ना, इसकी जगह पे 1 रख लेते हैं। तो k × 1 का स्क्वायर माइनस में √2 × 1 प्लस में 1, और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो सोल्व कर लेते हैं, k माइनस में √2 प्लस में 1, k को इधर रख लेते हैं, बाकी को आगे लेके जाएंगे। तो √2 इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का, और 1 उधर प्लस का उधर जाके माइनस का।
तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा √2 - 1। और ये जो कौन से ऑप्शन में दे रखा अपने पास, सी में दिया गया, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस में एक्स की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आएगा, प्लस में 4 की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, प्लस में 4 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। तो ऐड कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 10x और 4x कितने होते हैं 14x, प्लस में 40। तो ये जो है इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। तो ये जो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट द ग्राफ ऑफ लाइन। तो यहाँ पे x + y = 7 है, जो x एक्सिस को काटता है। ठीक है, अगर कोई जो है x एक्सिस को काटता है तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो y की वैल्यू होगी ये कितनी हो जाएगी 0। तो y की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं 0। तो x + में 0 बराबर में 7, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 7। ठीक है, तो कौन से पॉइंट आ जाएंगे x y, तो x 7 y है 0, तो 7 और 0 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपको सॉल्यूशन करने हैं इक्वेशन के 2x + 1 = x + में 3। तो सबसे पहले उधर से जो 2x है इसको इधर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा, और इधर वाला जो 1 है उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो x = 2। नेक्स्ट आपको ग्राफ बनाना है, x = 2 इज ए लाइन। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है 2 दे रखी है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से मैं बना लेता हूँ। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है कितनी है 2 है। तो ये जो लाइन है ये आप देखेंगे y के पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर x की वैल्यू 2 है तो ये क्या हो जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस। तो 13 में जो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है पॉइंट है -1 और 4। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ही मैं यहाँ पे देखिए कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूँ। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें दोनों जो प्लस के होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस का और y प्लस का होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों ही किसके होते हैं माइनस के। और जो चौथा क्वाड्रेंट है इसमें x प्लस का और y किसका होता है माइनस का। तो x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू +4 है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा आपका यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है पॉइंट है 0 और -3, ये कहाँ पे लाई करता है। तो जब भी x की वैल्यू 0 हो जाए तो ये कौन से एक्सिस पे आएगा y एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे y एक्सिस क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 15 का जो भी ऑप्शन क्या होगा राइट। और अगर इसका उल्टा हो जाता है, अगर y की वैल्यू 0 आ जाती तो ये कहाँ पे आता है x एक्सिस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको अब शीशा बताना है। अब शीशा बोलते हैं x को, और जो ऑर्डिनेट होता है ऑर्डिनेट ये बोलते हैं y को। तो अब शीशा x बताना है, तो इसमें अब शीशा कौन अपना 6। नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। तो जहाँ पर भी 2 लाइन काटते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, और इसको पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन ORIGIN। नेक्स्ट है इफ ए पॉइंट M द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AC। तो यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल है अपने पास, जिसमें जो है यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है AC। तो इसका मतलब B जो है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, M इसका मिड पॉइंट है AC का। तो आपको बताना है कि BM किसका आधा होगा, यानी कि जो BM है वो किसका आधा हो जाएगा AC का आधा होगा। आपको याद रखना है जो BM है वो किसका होगा AC का। नेक्स्ट है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें A 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, जिसमें जो A है ये आपका 90 डिग्री का है। बाकी दोनों जो है AB और AC बराबर है, तो इसका मतलब जो सामने वाले एंगल होंगे ये भी क्या होंगे बराबर। तो एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C बराबर किसके हो जाएगा आपका 180। A अपने पास 90 दे रखा है, B और C दोनों बराबर हैं, तो दोनों का मैंने x मान लिया। तो x प्लस में x = 180। x और x कितने होते हैं 2x बराबर 180 माइनस में 90। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 90 को 2 से डिवाइड करूँगा 45। तो x की वैल्यू 45 आ गई। तो इसका मतलब जो B और C जो एंगल हैं दोनों कितने कितने के हो जाएंगे 45 और 45 के। नेक्स्ट है द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल वो होता है जिसमें 2 साइडें क्या होती हैं बराबर। तो यहाँ पे इसके अगर मिड पॉइंटों को जोड़ते हैं सभी साइडों के, यानी कि ये जो एक ट्रायंगल अपने पास है ABC, और इनके अगर सभी मिड पॉइंटों को जोड़ते हैं तो जो बीच में ट्रायंगल बनेगा ना, तो ये कैसा बनेगा, तो ये भी आइसोस्केल बनेगा। आपको याद रखना है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल आइसोस्केल अगर इसके सभी साइडों के मिड पॉइंटों को जोड़ते हैं तो बीच में जो ट्रायंगल बनेगा वो भी आइसोस्केल्स बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए क्वाड्रिलेटर है जिसके 4 एंगल दे रखे हैं। तो आपको पता होगा रेशियो हटाने के लिए एक एंगल हो गया 3x, एक हो गया 4x, एक हो गया 5x और एक हो गया 6x। सभी एंगल का सम आपको पता होगा 100 जो है 360 होता है क्वाड्रिलेटर का। तो सभी को जोड़ लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका 18x। 18x किसके बराबर है 360 के। तो जो है 18x यहाँ पे अपने पास 360 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 बटे में 18 यानी कि 20। तो पहला एंगल हो गया 3x यानी कि 60 डिग्री।
दूसरा एंगल हो गया 4x यानी कि 80 डिग्री, तीसरा हो गया 5x यानी कि 100 डिग्री, और छठा हो गया 120 डिग्री, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखे अपने पास पहले ऑप्शन में दिए गए, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ABC आर द 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, एक सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट ABC। आपको वो देखिए एंगल दिए गए हैं, यहाँ पे ये 60 का, ये 30 का, आपको ये एंगल बताना है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो एंगल है ये D, ये किस आर्क ने बनाया है, AC ने बनाया है। इसी आर्क ने देखो सेंटर के ऊपर भी एंगल बना रखा है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी आर्क, यहाँ पे मैं दोबारा से बना लेता हूँ, अगर ये एक आर्क है, ये सेंटर के ऊपर अगर आपका जो है x का एंगल बनाती है, तो बचे हुए पार्ट पे उसका आधा बनाएगी, यानी कि x/2। तो देखिए सेंटर के ऊपर जो है AC आर्क ने कितने डिग्री का एंगल बनाया है, 60 प्लस में 13 90 डिग्री का। तो D के ऊपर कितने का बनाएगी, यानी कि एंगल ADC की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 का आधा, यानी कि कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 45 डिग्री का। तो 45 जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू हाउ मच नॉन कोलिनियर पॉइंट। एक जो सर्कल है, कितनी जो नॉन कोलिनियर पॉइंट है जिनसे पास हो सकता है, तो 3 नॉन कोलिनियर जो पॉइंट होते हैं इनसे जो है एक सर्कल पास हो सकता है। तो कितने पॉइंट होने चाहिए नॉन कोलिनियर, 3। तो यहाँ पे जो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है इन ए पेयर ऑफ सेट स्क्वायर एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर। तो सेट स्क्वायर आपने ज्योमेट्री में देखे होंगे, 2 टाइप के जो आपको एक डी टाइप के मिलेंगे, सॉरी डी टाइप के नहीं, इस टाइप के जो है ट्रायंगल टाइप के आपको जो है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं। एक तो होता है आइसोस्केल ट्रायंगल टाइप का, जिसमें जो है यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल मिलेगा और बाकी 45 और 45 की। एक दूसरा होता है जिसमें 90 डिग्री का मिलेगा, एक होता है 60 डिग्री का और एक 30 डिग्री का। तो इसका मतलब जो सेट स्क्वायर होते हैं ना, इसके अंदर 2 टाइप के होते हैं, जिसके अंदर 45 45 90 होता है और एक के अंदर होता है 30 60 और 90। ये दोनों सेट स्क्वायर होते हैं। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना बी, 60 30 और 90। नेक्स्ट है टू ड्राइव परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी वी ओपन द कंपास हाउ मच। तो देखिए अगर किसी लाइन का अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है, तो कंपास को हमेशा आधे से ज़्यादा खोलना पड़ेगा। अगर आधे तक खोलेंगे ना तो इस टाइप का मिल जाएगा। तो अब ये इससे बन नहीं रहा, तो आधे से ज़्यादा खोलेंगे। तो अगर आपका 10 सेंटीमीटर है तो कम से कम 5 से ज़्यादा खोलना। अगर यहाँ पे 5 है तो इससे ज़्यादा खोलना पड़ेगा, ताकि तभी जो है एक आर्क ऊपर लगेगी, एक नीचे लगेगी, फिर एक इधर से एक इधर से, और इसको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कंपास है क्या आप खोलना पड़ेगा मोर देन हाफ। तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर हमें किसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है लाइन सेगमेंट का, तो प्रकार को कंपास को मोर देन हाफ क्या करना पड़ेगा, ओपन। टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल वी मस्ट नो एटलीस्ट इट्स खालिस्तान पार्ट। एक ट्रायंगल को ड्रा करने के लिए हमें कितने पार्टों की जरूरत होती है, 3 की। नेक्स्ट है टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आज 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर हैविंग पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर देन इट्स सेमी पेरीमीटर। देखिए इसका सेमी में पेरीमीटर पूछा है, तो आप हीरोन्स फार्मूला लगाने की कोशिश न करें कि 8 11 फिर इसको निकालेंगे, नहीं। इसने सेमी पेरीमीटर पूछा है, एरिया नहीं पूछा है। तो अगर पेरीमीटर 32 है तो सेमी पेरीमीटर 16 हो जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। 27 में जो डी क्या हो जाएगा अपना, राइट। ये जो दे रखे हैं कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं बस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ट्रायंगल जो है प्लॉट है जिसकी साइड का रेशियो है 3 5 7, इसका पेरीमीटर है 300। तो ये एरिया बताना है। तो इसकी एक साइड होगी आपके पास 3x, दूसरी होगी 5x, तीसरी होगी 7x, और जब सभी को जोड़ते हैं तो ये 300 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 15x बराबर 300। तो यहाँ से जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 20। तो पहली साइड हो गई अपने पास जो ट्रायंगल, अगर इसकी बात करें तो पहली साइड 60 है, दूसरी अपने पास 100 है, और तीसरी जो साइड है ये कितनी आ जाएगी 140। तो तीनों साइड दे दी अपने पास। पेरीमीटर अपने पास 300 है, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 300 का आधा, यानी कि 1500। तो हीरोन्स फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ये होता है A = S × S - A S - B S - C और इसका स्क्वायर रूट। तो ऐसा अपने पास 150 है। 150 में हम माइनस फर्स्ट साइड, तो 150 में से 60 घटाएंगे 90, 150 में से दूसरी साइड घटाएंगे 100 50, तीसरी साइड घटाएंगे तो 10, ठीक है। और इसका क्या लेना हमें, स्क्वायर रूट। तो 150 मल्टीप्लाई में 90 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 10, जब इसको सोल्व करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1500 रूट में 3। ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 रूट में 3, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा हमारे पास, ए ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन इट्स बेस एंड हाइट इज नोन। तो ट्रायंगल का जो एरिया निकालना हो तो अगर बेस और हाइट दे रखे तो इसका फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट। नेक्स्ट है इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज ए देन सरफेस एरिया। जब भी सरफेस एरिया की बात करें ना तो आपको याद रखना टोटल सरफेस एरिया आपकी बात की जा रही है। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a², क्योंकि इसके 6 फेस होते हैं, एक फेस स्क्वायर टाइप का है तो 6 के 6 क्या होंगे, स्क्वायर टाइप के। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम दे रखा है, आपको इसका डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे अपना, वॉल्यूम का फार्मूला आता है
4/3πr³ और ये दे रखा है 524 के बराबर। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करते हैं ना तो आर की वैल्यू कंप्लीट नहीं आती है। ठीक है, आर की वैल्यू जो कंप्लीट नहीं आती है स्क्वायर रूट में आती है। तो अगर आप देखेंगे ना तो इनमें से कौन सा भी ऑप्शन सही नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप सोल्व करने भी लग जाएंगे ना तो जो है अपने पास वॉल्यूम दे रखा है तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 r³ बराबर में 524। r³ इज इक्वल टू 524 मल्टीप्लाई में 3/4 मल्टीप्लाई में 7/22। ठीक है, इस तरीके से अपने पास जो है दे रखा है 3/4 है ये, सॉरी। तो 4 से अगर मैं काटता हूँ तो ये कटेगा 131। अब ऊपर 131, 3 और 7, नीचे 22, कट ही नहीं रहे हैं तो आर की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी। और अगर आर की वैल्यू अपने पास आ भी गई, मान लेते 5 आगे जब सोल्व कर लिया बाई द चांस, तो डायमीटर आपसे पूछा तो वो 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में जो है कंप्लीट जो इसका आंसर नहीं आ रहा, तो एग्जामिनर जो आपको ग्रेस मार्क्स दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका कंप्लीट आंसर नहीं है, थोड़े ऑप्शन जो इसकी मिस्टेक हो सकते हैं, या फिर जब तक आर की वैल्यू कंप्लीट नहीं आ रही है तो हम जो है डायमीटर कैसे बताएं। ठीक है, स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट की बात नहीं की जा रही यहाँ पे। नेक्स्ट है हाइट दे रखी है कोण की, वॉल्यूम दे रखा है, आपको रेडियस बताना है। ठीक है, तो आपको कोण का पता होना चाहिए। कोण क्या होता है, जोकर की टोपी या फिर बेडे कैप। ठीक है, इसकी हाइट दे रखी है अपने पास, इसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम दे रखा है 1570। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 1/3πr²h। तो 1/3 पाई की वैल्यू आपको यूज़ करनी है 3.14, r², हाइट अपने पास 15 और ये किसके बराबर हो जाएगा 1570। तो सोल्व कर लेते हैं तो r² बराबर आ जाएगा 1570। जो 3 है ऊपर चला जाएगा, 3.14 नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में जो r² ऊपर है ये भी कहाँ जाएगा नीचे, या फिर इसको 1/15 भी लिख सकते हैं इस तरीके से। 1570 गुणा में 3 गुणा में जो 15 है आपका ऊपर, ये कहाँ पे आ जाएगा आपका नीचे। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो r की जो वैल्यू है, ये r² की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। r² की 100 है तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 का स्क्वायर रूट यानी कि 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए टोटल सरफेस एरिया बताना सिलेंडर का। तो सिलेंडर जो है इस टाइप का होता है, आपको पता होगा। ऊपर जो एक सर्कल होता है तो इसका एरिया होगा πr², एक नीचे सर्कल होता है इसका एरिया πr², और जो कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है 2πrh। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो दोनों को जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं 2πrh प्लस में 2πr²। 2πr दोनों में कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा r प्लस में h। तो जो अगर बात करें तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2πr इंटू r प्लस में h। और किसी ने अगर ऐसे भी कर रखा है तो 2πrh प्लस में 2πr²। तो दोनों सही हैं, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है कोण की जो है यहाँ पे बेस रेडियस दे रखी है, यानी कि जो कोण है इसकी जो है रेडियस दे रखी है अपने पास कितनी है 11.3। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है CSA यानी कि πrl, ये है 355। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एल की वैल्यू निकालनी है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे मैंने रख लिया, क्या यहाँ पे वैसे पाई की वैल्यू दे रखी है 355/113। तो 355/113 गुणा में आर है 11.3 मल्टीप्लाई में एल बराबर 355। जब आप सोल्व करते हैं तो एल की वैल्यू कितनी आती है 10, यानी कि स्लेंट हाइट 10 है और रेडियस 11.3 है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो हाइपोटेन्यूज है वो छोटा हो जो है नीचे बेस से। ठीक है, अगर आप इसकी जो हाइट निकालने भी लग जाएंगे ना तो ये आ जाएगा एल का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस में 11.3 का स्क्वायर रूट। ऐसा सोल्व कर ही नहीं सकते कि छोटे नंबर के स्क्वायर में से बड़ा नंबर घटा दे और उसका स्क्वायर रूट निकल जाए। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें भी जो है करेक्शन है, इसके भी आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है रूट के अंदर अगर हम सोल्व करते हैं तो माइनस का नंबर आता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और वैसे भी इसने जो है हाइट पूछी है, हाइट। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर स्लेंट हाइट पूछता है तो भी जो है आंसर अपना 10 आ गया था, लेकिन वो वैसे देखा जाए तो वो भी 10 क्या है गलत है, क्योंकि स्लेंट हाइट छोटी नहीं हो सकती, वो हाइपोटेन्यूज होता है। क्लास मार्क निकालना है तो इनकी बीच की वैल्यू तो आप सीधा ही बता सकते हैं 145 जो बिल्कुल बीच में हो। अगर आपको सीधा नहीं पता है तो दोनों को जोड़ देंगे 140 प्लस में 150 और 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों को जोड़ते हैं तो ये आता है 290। 290 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपका 145। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है इनका मॉडल मार्क्स। मॉडल का मतलब होता है मोड, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 7 है ये 3 बार आ रहा है, जो 9 है ये 5 बार है, 3 है ये 2 बार है, और जो 10 है ये 2 बार है। तो सबसे ज़्यादा बार जो है कौन आ रहा है 9। तो 9 जो इसका क्या हो जाएगा मोड। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट इसमें आपको जो है मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आएगा 0 फिर 1 2, जितनी बार 3 आया वो 3 उतनी बार लिखना है। तो 4 बार आया है 3,
फिर उसके बाद 4 2 बार आया है और फिर 5। तो 10 नंबर हैं तो 4 इधर छोड़ देंगे, 4 उधर छोड़ देंगे, बीच में 2 नंबर बचेंगे, इनको जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 6/2। तो जो मीडियन है वो कितना आ जाएगा 3। तो इसका जो मीडियन है कितना हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर ए रोलिंग ए डाई 500 टाइम द फ्रीक्वेंसी ऑफ कमिंग 2 इज 200। प्रोबेबिलिटी बतानी 2 आने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो जितनी बार टॉस किया गया वो तो नीचे आ जाएंगे। 2 कितनी बार आया है 200 बार, तो इसका मतलब 2/5 क्या हो जाएगी 2 आने की प्रोबेबिलिटी। तो 2/5 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे अपने पास बी ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल का मतलब होता है जिसके चांसेस होते ही नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि उसके चांस है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बैट्समैन जो है बाउंड्री को हिट करता है 50 में से 15 बार, तो नॉट हिट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अगर वो 15 बार हिट करेगा तो माइनस कर लेते हैं, तो 35 बार ऐसा जो हिट नहीं करेगा, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है नॉट हिट की, कि वो बाउंड्री को हिट नहीं करता है। तो नॉट हिट कितने हैं 35 है बटे में 50, 5 से काटेंगे तो 7/10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इनको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले जो इसको मैंने मान लिया x, तो ये जो x की वैल्यू दे रखी है 0 पॉइंट, यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू 0.999। 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10x बराबर 9.999। फिर देखिए ऊपर वाले को नीचे लिख के इसमें से माइनस कर लेता हूँ मैं 0.999। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 9x बराबर है 9। तो यहाँ से जो x की वैल्यू कितनी आएगी 9/9। 9/9 क्या होता है 1, यानी कि इसको जो है एग्जैक्ट अगर बात करें तो इसका आंसर क्या आएगा 1। वैसे इसका जो है दे रखा है 0.999, लेकिन आंसर कितना आ गया 1। नेक्स्ट है आपको एक ग्राफ बनाना है, यहाँ पे लाइन की इक्वेशन दे रखी है। तो आपको याद रखना है कि लाइन ड्रा करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंटों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो एक टेबल ड्रा कर लेता हूँ, टेबल। तो इसमें हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो मैंने एक x ले लिया, एक y ले लिया। अगर x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो y 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 रखूँगा y 3। x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ पे, तो वो 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 1। तो इसमें 2 पॉइंट आ गए 0 3 और 1 और 1। वो इसमें जो आप और भी पॉइंट रख सकते हैं, इसमें आप इनफाइनाइट पॉइंट रख सकते हैं, लेकिन जो लाइन है वो सेम बनेगी, बस हो सकता है उसके पॉइंट आगे पीछे मिल जाए। तो अगर इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मैं पॉइंट लिख लेता हूँ 1 2 और 3, इधर लिख लेता हूँ 1 2 3। ठीक है, सबसे पहला है 0 और 3। तो 0 और 3 ये कहाँ पे, x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है y के ऊपर, 0 और 3। दूसरा है यहाँ पे 1 और 1, तो बस आपको इससे ज्वाइन करना है। तो ये क्या हो जाएगी अपनी लाइन, यानी कि ग्राफ। नेक्स्ट है विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाई। आपको बताना है पॉइंट जो है कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, और इनको चेक और करना है कि आते हैं नहीं आते। तो देखिए जिसमें x की वैल्यू जो है माइनस है, y की प्लस है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा आपका सेकंड में। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा आपका फोर्थ में। x की वैल्यू -1, y 0 है, अगर y की वैल्यू 0 है तो ये कहाँ पे आएगा x एक्सिस के ऊपर। और अगला है दोनों पॉजिटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा आपका फर्स्ट में। अब आपको चेक और करना है सही गलत है। तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट बना लेता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं इधर लिख लेता हूँ 1 2 3 और 4, इधर लिख लेता हूँ -1 -2 -3 -4, नीचे भी -1 -2 -3 -4, ऊपर लिख लेता हूँ 1 2 3 और 4। जितनी ज़रूरत आप उतनी लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है -2 और 4, तो यहाँ पे देखिए -2 और 4, ये जो पॉइंट है यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 और 4। तो सीधी सी बात है कौन से क्वाड्रेंट है, दूसरा है यहाँ पे देखिए 3 और -1, x की वैल्यू 3 है, y जो है यहाँ पे कितना -1। तो यहाँ पे देखिए ये जो नीचे पॉइंट है इधर जो बनेगा, ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है आपका 3 और -1। दूसरा है x की वैल्यू -1 y 0, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जो है यहाँ पे -1 और 0 है, तो इसका मतलब ये कौन से एक्सिस के ऊपर हो गया अपना x एक्सिस पे। और लास्ट है 1 और 2, x की वैल्यू 1 y की 2, तो यहीं पे जो पॉइंट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 और 2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बताने फाइंड द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर बाय द साइड्स ऑफ रेगुलर सर्कुलर पेंटागन। ठीक है, यहाँ पे पेंटागन दे रखा है जिसकी 5 साइड होती हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए सबसे पहले एक पेंटागन मान लेता हूँ। ठीक है, आपको बताना कि सेंटर के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप ध्यान से याद रखेंगे, सभी जो साइडें बराबर हैं तो सभी एंगल बराबर के बनेंगे। टोटल 360 के होते हैं, और कितने पार्ट हैं इसके 5 पार्ट हैं, तो 5 एंगल बनेंगे, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनते हैं हेक्सागोन में, पेंटागन में 5 साइड हैं, तो 5 एंगल बनेंगे। तो हर एक एंगल 72 डिग्री का बनेगा, और रेगुलर का मतलब होता है जिसकी साइडें बराबर हो। नेक्स्ट है क्रिकेट मैच है जिसमें एक आदमी जो है बैट्समैन बाउंड्री को हिट करता है 6 बार।
30 बॉल में से, तो नॉट हीट की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो 30 में से 6 को घटा देंगे तो 24 बार वो हीट नहीं करता है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है नॉट हीट की। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो यह आ जाएगा 24/30, यानी कि 6 से काटेंगे तो 4/5, तो बाउंड्री को हीट नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 4/5। ना इसके फैक्टर करने हैं, देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें से कुछ भी जो है कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट नंबर होता है जिनको हम जो है लास्ट में दे रखा है, तो इसके फैक्टर लिख लेंगे। तो ये था +-1, +-2, +-4, +-5, +-10 और +-20। तो देखिए प्लस वालों को छोड़ देंगे, क्योंकि जब आप इसमें प्लस की वैल्यू रखेंगे ना तो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो अपने पास बच गया -1, -2, -4, -5, -10 और -20। सभी को चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक को चेक कर लीजिए। एक आ गया ना तो हम डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले एक बार x की वैल्यू -1 रख लेता हूँ मैं, इसके अंदर रख लेता हूँ। तो -1 का क्यूब प्लस में 13 इंटू -1 का स्क्वेयर प्लस 32 इंटू -1 और प्लस में 20। सोल्व करता हूँ तो माइनस में 1, 13 प्लस का आ जाएगा, 32 माइनस का आ जाएगा और 20 भी प्लस का। 20 और 13 33 हो गए प्लस के, 32 और -1 33, ये भी प्लस के, तो 0 आ गया। तो इसका मतलब जो x-1 है ना, इसका एक सॉल्यूशन है। अगर x-1 इसका एक सॉल्यूशन है तो x+1 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर। इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये थोड़ा सा एक लेंथी क्वेश्चन है, तो आप जो इसको डिवाइड करेंगे x+1 से, तो सबसे पहले x² के ऊपर जाएगा, तो ये आएगा x³ प्लस में x², साइन चेंज कर लेते हैं। तो ये बचेगा 12x² प्लस में 32x प्लस में 20। अब ये चले जाएगा 12x के ऊपर, तो ये आ जाएगा 12x² प्लस में 12x, ठीक है। काटेंगे तो ये कितना बचेगा, 20x प्लस में 20। अब चला जाएगा 20 के ऊपर, तो यह आ जाएगा 20x प्लस में 20। सोल्व करेंगे तो ये भी इसको जो है पूरा काट रहा है, दोनों काट रहे हैं। तो इसका मतलब दूसरा जो 2 फैक्टर आएंगे, ये आएंगे x² प्लस में 12x प्लस में 20। तो इसका मतलब एक फैक्टर तो आ गया x+1 और दूसरे जो 2 फैक्टरों की मल्टीप्लाई आएगी x² प्लस में 12x प्लस में 20। तो अब अभी इनको सोल्व कर लेते हैं। तो आपको 20 के ऐसे फैक्टर बनाने जिनका जोड़ 12 आ जाए। तो ये होता है x² प्लस में, ये आ जाएगा 10x प्लस में 2x प्लस में 20, दोनों में से x कॉमन आ गया, तो x प्लस में 10, इधर से 2 कॉमन आ गया, x प्लस में 10। अब इधर से दोनों में से x प्लस 10 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x+2। तो 3 फैक्टर आ चुके हैं इसके। एक तो आ गया x+1, दूसरा आ गया इसका x+2 और तीसरा आ गया इसका फैक्टर x+10। तो इसके 3 फैक्टर आगे, कॉमा लगाना तो लगा सकते हैं, अदरवाइज जो है इसको सीधी मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, शो करो कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल उसके सभी एंगल 60 के होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी सभी साइडें क्या हों, बराबर। अगर इसकी सभी साइडें बराबर हैं तो सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे, x यानी कि सभी बराबर होंगे। तो x प्लस x कितना हो गया, 180। तो 3x बराबर 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिवाइड में 3 यानी कि 60 डिग्री। तो इसके सभी जो एंगल हैं कितने के आ जाएंगे, 60, 60 और 60 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि कैसा भी एक क्वाड्रिलेटर है, कैसा भी बना सकते हो। अगर इसके मिड पॉइंटों को जोड़ते हैं, यहाँ पे मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, अपोजिट की बात की जा रही है कि अपोजिट साइड के जो मिड पॉइंट इनको जोड़ते हैं। तो मैं दोबारा से यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर बना लेता हूँ। आप कैसा भी बना सकते हो, कोई फिक्स नहीं है कि आपने ऐसा ही क्यों बनाया। तो इसके जो मिड पॉइंट है, मैंने इसको नाम रख लिया यहाँ पे A, B, C और D। यहाँ पे इसके मैंने मिड पॉइंट जो हैं इनका अपोजिट मिड पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया। तो आपको बताना है कि ये जो है क्या करते हैं, आपको जो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब एक दूसरे को बराबर पार्ट में काटते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं जो इनके नाम रख लेता हूँ, E, F, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे आपका G और ये H, इधर जो अपना क्या आ जाएगा G। अब मैं इधर से देखिए ज्वाइन कर लेता हूँ, H को E से कर लेता हूँ, यहाँ पे सभी को ज्वाइन कर लेंगे। तो अपने पास E, F, G, H क्या आ गया, क्वाड्रिलेटर आ गया। अगर हम इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दें तो ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो यहाँ से A से C तक मैं एक बार लाइन ड्रा कर लेता हूँ। आपको याद रखना है ये एक ट्रायंगल है ACD एक ट्रायंगल है, H और G मिड पॉइंट है। तो आपको एक मिड पॉइंट थ्योरम याद होगी। तो अगर भी किसी भी ट्रायंगल के 2 साइडों के मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो साइड बनती है वो तीसरी लाइन की पैरेलल होती है। तो HG जो लाइन है वो AC के पैरेलल भी है और HG जो लाइन है वो AC का हाफ भी है। सेम नीचे वाला ट्रायंगल है ABC में, तो जो EF जो लाइन है वो AC के पैरेलल भी है और जो EF जो लाइन है वो AC की हाफ भी है। दोनों जो लाइन AC के पैरेलल हैं, तो इसका मतलब जो GH और जो लाइन है EF ये भी पैरेलल हो जाएंगी, यानी कि HG जो लाइन है वो EF के पैरेलल है और हाफ AC के बराबर है। तो HG जो लाइन है
वो ई सी के क्या है, बराबर भी है। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो जाते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है। और पैरेललोग्राम की खास बात होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो ई एफ जी एच यानी कि ई एफ जी एच ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। आपको एक ट्रायंगल ड्रा करना है जिसमें बी सी 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बी सी जो लाइन है ये लेता हूँ 8 सेंटीमीटर। आपको बी के ऊपर 45 डिग्री के एंगल बनाना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए 45 डिग्री के एंगल बना दिया। इसके ऊपर लाइन काट दी 3.5। तो यहाँ पे मैंने काट लिया 3.5। इसका नाम रख दिया मैंने डी। डी को आपको सी से ज्वाइन कर लेना है। फिर डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रा करना है, ठीक है। तो ये आप प्रकार लेके इस तरीके से कर सकते हैं। जब आप इसको मिलाएंगे तो जहाँ पर भी इस पॉइंट को काटेगी ना, इस लाइन को, उसका नाम हो जाएगा ए को आपको सी से ज्वाइन कर देना है। तो जो अपना ए बी सी जो ट्रायंगल है ये आपको दिख रहा होगा, ये अपना क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट है आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना जिसकी 2 साइड दे रखे हैं और इसका पेरीमीटर दे रखा है। तो हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे जब भी साइडें दे रखी हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। यहाँ पे ट्रायंगल है, इसकी एक साइड 18 है, एक 10 है। तो तीसरी साइड को मैंने मान लिया सी। तो पहले मैं सी निकाल लेता हूँ। तो 42 माइनस में 18 प्लस में 10, तो 42 माइनस में 28, जो तीसरी साइड आ गई कितनी आ जाएगी, 14। तो यहाँ पे ए मैंने मान लिया अपने पास 18 है, बी अपने पास 10 है, सी अपने पास 14 है, सभी साइड आ गई। पेरीमीटर अपने पास 42 है, तो सेमी पेरीमीटर 21 आ जाएगा। तो एरिया का फार्मूला हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और इसका स्क्वायर रूट। तो 21 गुणा में पहली 21 में से पहली साइड घटाएंगे 18 तो 3 आ जाएगा, दूसरी घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, तीसरी घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 21 2 बार आ रहा है क्योंकि 21 और 7 और 3 की गुणा भी 21 होती है। तो 21 तो अपना 12 आ गया, अंदर क्या बचेगा, रूट 11। तो 21 रूट 11 अपना राइट आंसर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इफ 2 साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर पैरेलल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है जिसकी जो है 2 साइडें क्या है वो पैरेलल है। तो इसमें यहाँ पे देखिए मैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से इसकी 2 साइडें पैरेलल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की एक खास बात होती है कि अपोजिट साइड का सम कितना होता है, 180, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल सी का जो सम 180 है। अब आपको पता होगा ए और डी का सम भी 180 होगा, यानी कि ए और सी का सम 180 था, तो ए और डी का भी, क्योंकि ये कोई इंटीरियर एंगल है। तो एंगल ए प्लस में एंगल डी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंगल ए प्लस में एंगल डी 180। जब इनके राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए प्लस में एंगल सी बराबर है एंगल ए प्लस में एंगल डी। ए से ए घट गया तो एंगल सी किसके बराबर, एंगल डी के। सिमिलरली सारे बराबर हो जाएंगे, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी। सभी कितने के आ जाएंगे, 90 डिग्री के, क्योंकि टोटल 360 के होते हैं, ठीक है। तो सभी एंगल 90 डिग्री के किस में होते हैं, ये होते हैं रेक्टेंगल के अंदर। तो ए बी सी डी अपना एक रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। सभी एंगल 90 डिग्री के हैं। स्क्वायर नहीं कह सकते हम, रेक्टेंगल बोलेंगे, क्योंकि स्क्वायर के लिए तो साइडें भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। सभी साइडें बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसके सभी एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। अब ए बी सी डी एक रेक्टेंगल हो गया अपने पास, यानी कि जो ए बी सी डी क्या है, एक अपना रेक्टेंगल है। अब आपको प्रूव करना है कि इसके डायगोनल इक्वल हैं, ठीक है। वैसे तो हम कह सकते हैं कि इस रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन प्रूव करना हमें, तो ए को सी से ज्वाइन कर लेता हूँ और बी को डी से ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, ए बी सी ट्रायंगल ले लिया और दूसरा ट्रायंगल ले लिया मैंने यहाँ पे बी ए डी। देखिए यहाँ पे देखिए अपने पास अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो इसमें जो डी ए साइड है वो बी सी के बराबर है, एंगल ए एंगल बी के बराबर है और ए बी साइड कॉमन है। तो इसका मतलब जो दोनों ट्रायंगल हो गए ये क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे आपके। ये जो दोनों ट्रायंगल है कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो ए सी बराबर है बी डी, सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इसमें यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया कि ए बी सी अपने पास जो एक ट्रायंगल है जिसमें सी जो है राइट एंगल है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, थोड़ा सा ये भी लेंथी क्वेश्चन है। तो ये हो गया अपने पास ए सी बी, क्योंकि सी पे 90 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट यहाँ पे एम जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो ये मिड पॉइंट हो गया। और बी सी के पैरेलल एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी जो एम से पास हो। तो ये जो लाइन है इसके पैरेलल है और जहाँ पे इसको काटती है उसका नाम हो जाएगा डी। पहला पॉइंट है डी, मिड पॉइंट है कि एस सी का। तो आपको याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर यदि एक लाइन की मिड पॉइंट्स को ज्वाइन होती हुई एक और लाइन ड्रा करते हैं जो दूसरे के पैरेलल हो, तो वो तीसरी ऑटोमेटिकली जो है तीसरी लाइन को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, यानी कि उसका मिड पॉइंट होगा एक तरीके से। ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है, अगर दो लाइनों के मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो जो लाइन बनती है वो तीसरी लाइन की क्या होती है, पैरेलल। इसका उल्टा भी है,
अगर ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से होती हुई एक लाइन जाती है जो दूसरी के पैरेलल है, तो तीसरी लाइन के जो मिड पॉइंट से क्या होगी, पास। तो आप इसमें डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं, रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। दूसरा है कि एम डी ए सी के परपेंडिकुलर है, तो ये भी है, क्यों, ये अगर पैरेलल है, ये लाइन अगर पैरेलल है, तो ये जो एंगल ऊपर वाला एंगल जो बराबर होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, नीचे वाला 90 का तो ऊपर वाला भी 90 का। लास्ट देखिए यहाँ पे सी एम चाहिए हमें, तो सबसे पहले जो है मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा किसको, सी एम को। तो सी को मैं एम से ज्वाइन कर लेता हूँ। तो आप ध्यान से देखिए ए एम जो है, ये जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो साइड अपनी कौन सी, बी एम, ये बराबर है किसके, एम ए के, और ये हाफ है किसका, ए बी का, यानी कि ये एम इसका मिड पॉइंट है। तो सीधी सी बात है बी एम ए एम ए और जो है हाफ ए बी का है। अगर हमें सी एम को और इक्वल प्रूव करना है, यदि हम सी एम को और ए एम को इक्वल प्रूव कर दें, तो इसका मतलब जो है हम ए एम की जगह जो है क्या यूज़ कर सकते हैं, सी एम, या फिर जो है आप सी एम और ए एम को बराबर कर देंगे तो तीनों की जगह इक्वल रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रूव कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर हम ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं, आपको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेने हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये जो साइड है ये इसके जो है यानी कि ए डी डी सी के बराबर है, एंगल जो डी के ऊपर बन रहा है 90 डिग्री का है, बीच वाली जो डी एम साइड है ये कॉमन है। तो इसका मतलब जो दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से, ट्रायंगल ए डी एम, कॉन्ग्रुएंट है आपका ट्रायंगल सी डी एम, रीजन लिख देंगे साइड एंगल साइड। तो इसका मतलब जो ए एम साइड है या एम ए साइड है वो सी एम के क्या बराबर है, क्यों, सी पी सी टी, सी पी सी टी। तो हम सीधा यूज़ कर सकते हैं किसको, ए एम को जो है इसके अंदर प्रूव जो है लिख सकते हैं, यानी कि जो है एम बी की जगह जो है हम जो है क्या यूज़ कर सकते हैं, सी एम। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली सी एम एम ए और हाफ ए बी क्या हो जाएंगे, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेंट का जो है डब्बा है जिसके अंदर कितना पेंट है सफिशिएंट, 9.375 मीटर स्क्वायर है। एक ईंट को जो है ईंट का डायमेंशन दे रखी, लेंथ ब्रेड हाइट, इससे जो है कितनी पेंट की जा सकती है ऐसी ईंटें। तो पहले जो है ईंट होती है आपको पता होगा क्यूबॉइड टाइप की होती है। तो यहाँ पे ईंट का हम जो है एरिया निकाल लेते हैं। तो ईंट का एरिया कितना आ जाएगा अपने पास, 2 × LB + BH + HL। सोल्व कर लेते हैं। 2 × लेंथ अपने पास 22.5 × 10 प्लस में 10 × 7.5 प्लस में 7.5 × 22.5। तो सोल्व करते हैं। तो 2 × 22.5 की जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 आएगा, प्लस में 75 आएगा और प्लस में 168.75। जब सभी को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 2 × 468.75 और जो आप इसको 2 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो ईंट है इसका एरिया आ जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ ईंट निकालनी है तो टोटल एरिया को ऊपर लिख लेंगे, यानी कि ब्रिक्स निकालनी है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ईंट कितनी आएंगी। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया को ऊपर लिखेंगे। तो टोटल एरिया है यहाँ पे अपना 9.375 मीटर स्क्वायर और नीचे है अपने पास 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाला मीटर स्क्वायर में, नीचे वाला सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो ऊपर वाले को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे। पहले तो अगर एक किला मीटर होता ना तो 100 से कर लेते, लेकिन मीटर स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आ जाएगा 937.5। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा 100, यानी कि नंबर ऑफ हीटें कितनी आएंगी 100। नेक्स्ट है एक लेड पेंसिल है जो सिलेंड्रिकल, जो उसके अंदर वुड है, अंदर उसके ग्रेफाइट लगा हुआ है। तो आपको डायमीटर दे रखा है पेंसिल का, तो पेंसिल आपको पता होगा किस टाइप की होती है, सिलेंडर टाइप की, ठीक है। इस टाइप की जो है पेंसिल होती है, इसके अंदर जो है क्या होता है ग्रेफाइट, जिससे हम लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से पेंसिल को ऐसे बना लेता हूँ, इस टाइप की दिखेगी। तो पेंसिल का जो डायमीटर है तो मैं इसको बड़ा डी मान लेता हूँ, ये है 7, तो बड़ी आर कितनी आ जाएगी 7/2। अंदर जो ग्रेफाइट है ये वाला, इसकी रेडियस दे रखी है, सॉरी इसकी डायमीटर दे रखी है 1 मिलीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 1/2। ये जो लकड़ी है ना इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। तो लकड़ी का वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे हम, जो बाहर का जो पूरा वॉल्यूम है जिसमें ग्रेफाइट भी आ जाएगा और पेंसिल भी आ जाएगी, उसके अंदर से ग्रेफाइट का वॉल्यूम घटा देंगे तो वो लकड़ी का वॉल्यूम आ जाएगा। यानी कि वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम किसका, लकड़ी का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम लिखना पड़ेगा किसका, पेंसिल का, और इसमें से वॉल्यूम घटाना पड़ेगा किसका, ग्रेफाइट का। तो हाइट दोनों के लिए सेम रहेगी, क्यों, पेंसिल की और ग्रेफाइट की हाइट सेम होती है। 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल लेते हैं तो 140 मिलीमीटर, 140 मिलीमीटर। तो दोबारा से यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं लकड़ी का वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल R² H माइनस में
पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो दोनों में से पाई आर जो है पाई एच कॉमन आ गया, अंदर बच गया आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 है, हाइट अपने पास है 140, पहले 40 थी लेकिन अब कितनी लिखेंगे 140। क्यों लिखेंगे? क्योंकि वो किस में है अपना मिलीमीटर में है। अब इसको आगे लिख लेते हैं बड़ा आर स्क्वायर, तो बड़ा आर कितना है 7/2 यानी कि 49/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। सोल्व कर लेते हैं 22/7 गुणा में 140 गुणा में, तो घटाएंगे तो 48/4। ठीक है, जब इसको आप कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5280 और ये किस में आ जाएगा आपका मिलीमीटर स्क्वायर, किस में आ जाएगा सॉरी मिलीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है तो मिलीमीटर क्यूब में आएगा। लेकिन हमें इसको अगर सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो अगर 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं तो मीटर क्यूब को में जो है इसको डिवाइड करने किसी 1000 से डिवाइड करेंगे तो 5.280 सेंटीमीटर क्यूब ये आप लिख सकते हैं। और अगर जीरो की छोड़ना चाहें तो जीरो को भी छोड़ सकते हैं, 5.28 सेंटीमीटर सॉरी मिलीमीटर क्यूब। ये था अपना 5280 सेंटीमीटर क्यूब मिलीमीटर क्यूब। थोड़ा यूनिट का ध्यान रख लेना भाई, कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो यह आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट अपना प्रोबेबिलिटी का जो है क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी बतानी, टोटल 1000 केसेज हैं तो रिप्लेस्ड बिफोर कवर्ड 4000 किलोमीटर, बिफोर का मतलब होता है 4000 से कम, तो 4000 से कम जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 4000 से कम यहाँ पे कितने हैं अपने पास 20 दे रखे हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 20/1000। अगर काट के लिखना है तो काट के भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक ठीक है। दूसरा है लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, 9000 से ज़्यादा किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने वाली टायर कितनी है? तो देखिए 9000 से ज़्यादा 325 और 445, तो 325 प्लस में 445 क्योंकि 9000 से ज़्यादा यही करते हैं तो कितने हो जाएंगे 770। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए डिवाइड कर लेंगे इसको 1000 से, तो 770 डिवाइड में 1000। और लास्ट दे रखा है कि 4000 से तो ज़्यादा होनी चाहिए और 14000 से कम होनी चाहिए, तो 4000 और 14000 के बीच में जो यही आएंगे क्या 210 प्लस में 325, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 535, डिवाइड में कितना आ जाएगा 1000। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो या फिर सोल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।